हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में। और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सेंट्रल डोग्मा। और साथ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रोमोसोम्स यानी के गुणसूत्र। अब सेंट्रल डोग्मा है क्या? एक तरीके से आप बोल सकते हैं प्रोटीन संश्लेषण का सिद्धांत है। और साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे गुणसूत्रों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में प्रोटीन कैसे बनता है। जो अब कोविड के टाइम पे आरटीपीसीआर टेस्ट करवाते थे वो कैसे होता था, उसके अलावा मतलब कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है ये आई थिंक आप लोग जानते हैं, बट हम इसको और अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ये सारी बातें हम इस सेशन में करेंगे क्योंकि यहाँ से ना क्वेश्चंस बहुत बन रहे हैं। तो इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से आप क्लास को एंड तक देखिएगा। अच्छा लगता है तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लासेस देख रहे हैं, तो प्लीज़ ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छी वीडियोस मिलने वाली हैं। एकदम क्वालिटी कंटेंट मिलेगा और जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। आपको कहीं अनदर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग यहाँ पर इसे स्टार्ट करते हैं। कल के सेशन में मैंने आपको डीएनए और आरएनए के बारे में बताया था। डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, कैसे वर्क करते हैं, क्या इनके काम हैं, वो सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। उसी के आगे अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल डोग्मा क्या है। सेंट्रल डोग्मा क्या है इसे हम लोग आज देखने वाले हैं। सबसे पहले ना नॉर्मल आप ये बोल सकते हैं सिंपल शब्दों में, अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे, सिंपल शब्दों में अगर आपसे कोई परिभाषा पूछता है कि सेंट्रल डोग्मा या ये जो प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत है ये है क्या। आपको यहाँ पे हिंदी में तो पता चल रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर प्रोटीन बनेगा, बट कैसे, हाउ, कैसे बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर प्रोटीन बनेगा डीएनए से। डीएनए से जब आप प्रोटीन बनाते हैं तो इसी सिद्धांत को हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। कैसे वर्क करता है? प्रोटीन की ज़रूरत तो हर किसी को है जिससे एनर्जी मिलेगी सेल को। अब हम लोग ये जानते हैं कि बहुत सारे वायरस हैं जिनके अंदर उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एचआईवी, पोलियो, उसके अलावा कोविड, ये कुछ ऐसे वायरस हैं जिनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो फिर यहाँ पर प्रोटीन कैसे बनेगा, क्योंकि प्रोटीन तो नेसेसरी है, सबको चाहिए, वरना काम कैसे होगा। तो वो भी हम जानेंगे कि वो कैसे होगा। तो सिंपल से शब्दों में अभी सिर्फ आप इतना जानिए कि ये जो सिद्धांत है, ये जो प्रिंसिपल है, ये देने वाले थे फ्रांसिस क्रिक। अब क्रिक याद है ना, वॉटसन एंड क्रिक, जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ये वही क्रिक हैं। ठीक है, नाम पूरा लिख दिया ना तो कंफ्यूज मत हो जाना। फ्रांसिस क्रिक ने ये मॉडल दिया था, कौन सा? सेंट्रल डोग्मा। अगर पूछेंगे तो गलत नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा क्या होता है। अब आप देख रहे हैं डीएनए, डीएनए से बनता है आरएनए और फिर उससे क्या बनता है? प्रोटीन। मैंने आपको सेल वाले टॉपिक में करवाया था ना कि राइबोसोम और आरएनए मिलकर ही क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। करवाया था कि नहीं? करवाया था। ठीक है, देख लेना अगर नहीं देखा है तो। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये जो प्रोसीजर होता है, ये जो प्रोटीन बन रहा है डीएनए से, इसे ही सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। थोड़ी सी बातें मैं यहाँ पर करना चाहूँगी कि कैसे कैसे होता है। हमारे शरीर में जेनेटिक मटेरियल डीएनए, बहुत सारे जानवर वगैरह में भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए, हालांकि बैक्टीरिया वगैरह, बट आपको ध्यान रखना है वायरस, कुछ कुछ वायरस ऐसे हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए है। देखिएगा ये आपके पास डीएनए का स्ट्रक्चर है और ये आप जो लंबी सारी ऐसे घुमावदार देख रहे हैं, इसका मतलब है कि जो डीएनए है वो क्या हो रहा है? डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर पॉलीमरेज जो है ये एक एंजाइम है जो डीएनए में लगातार वृद्धि करेगा। मतलब कि यहाँ पर ये इसकी हेल्प करता है रेप्लिकेशन में। किस में हेल्प करेगा? रेप्लिकेशन में, यानी कि रेप्लिकेट होता है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए अपनी ही जैसी बहुत सारी प्रतिकृतियां बना लेता है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होगा हिंदी में? प्रतिकृति। आई थिंक रेप्लिकेशन ज़्यादा
अच्छा वर्ड है। तो आपको ध्यान रखना है, मतलब खुद के जैसे ना मिलता जुलता बना लेता है। अब यहाँ पे आप क्लोन नहीं बोलेंगे, ठीक है, हालांकि उसका मतलब भी ये होता है, बट हमें यहाँ पे याद रखना है कि रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि डीएनए के अंदर ना ये क्वालिटी है कि डीएनए क्या करता है, अपने ही जैसे बहुत सारे डीएनए बना लेता है। उसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन कहेंगे। और ध्यान रखिएगा किसकी सहायता से, पॉलीमरेज की सहायता से। एक एंजाइम है पॉलीमरेज, ठीक है, जो वृद्धि करने में सहायता करता है। अब ऐसा क्यों करना पड़ता है, तो आप लोग ये जानते हैं ना कि डीएनए क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है, और इसके अंदर बहुत सारी सूचनाएं वगैरह होती हैं, या आप बोल सकते हैं इसी से आपके गुणसूत्र बनेंगे, और उन्हीं में क्या होता है, डिवीज़न होगा और नई सेल्स बनेंगी, और ऐसे ही आपके जो पेरेंट्स के लक्षण हैं वो बच्चों में आते हैं। इतनी बात समझते हैं आप लोग, ये हमने पहले भी डिस्कस करा है। तो आपको ध्यान रखना है, जब कोशिका का विभाजन होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसका भी तो विभाजन होगा ना, होगा कि नहीं होगा, इसका भी तो विभाजन होगा। तो जब इसका विभाजन होगा तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ना, तो इसी वजह से डीएनए रेप्लिकेट होता है और अपने जैसे बहुत सारी फोटोकॉपीज बना लेता है, कॉपीज बना लेता है। ओके, रेप्लिकेशन का मतलब कॉपीज कर लो, ठीक है, देखेगा। उसके बाद में यही जो डीएनए है ना, ये क्या करता है, ये आरएनए बनाता है। यही डीएनए क्या करता है, क्योंकि ना डीएनए के अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशंस होती हैं, इसके अंदर जो आपकी नाइट्रोजन बेस है वो ऐसे सीक्वेंस वाइज लगे होते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि डीएनए से ही तो क्या होंगे, आगे जब ये स्थानांतरित होगा तो इसी से ही तो पेरेंट्स के लक्षण बच्चों में जाएंगे। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन है, इसके अंदर कोड है। तो इसी से किसका निर्माण होता है, आरएनए का निर्माण होता है। तो ये जब आरएनए का निर्माण होता है इसे ही कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ट्रांसक्रिप्शन यानी कि इसे कहा जाता है अनुलेखन। जैसा है वैसे वैसे उसके पीछे लिख लेना। जैसे कि मैं आपको कुछ लिखवा रही हूँ और आप उसके पीछे पीछे लिख रहे हैं कि जैसे जैसे मैंने बोला वैसे वैसे लिख लेना, तो उसे हम कहते हैं अनुलेखन, उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डन। तो आपका जो डीएनए है, डीएनए से जब आरएनए बनता है उसके जैसा सा ही बनेगा। वो डबल स्ट्रैंड है, द्विकुंडलित है, और ये सिंगल एकल कुंडलित संरचना है आरएनए। तो ये जो प्रोसीजर है इसे कहा जाता है अनुलेखन, यानी कि इसे बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मान लो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, कुछ ऐसे वायरस हैं जिनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है ना, जैसे कि एचआईवी, जैसे कि कोविड। तो उनके अंदर क्या होगा, अब तो आरएनए है और हमें क्या करना है, प्रोटीन बनाना है, और हमें पता है कि प्रोटीन कैसे बनेगा, डीएनए से बनेगा, सेंट्रल डोग्मा के तहत। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब क्या होगा, आरएनए क्या करेगा, अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, अपनी ही जैसी कॉपीज बना लेगा, और ये फिर से जब डीएनए बनाएगा तो उसे कहा जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि जब डीएनए से आरएनए बन रहा था, आगे लिखा हुआ है सब कुछ, जब डीएनए से आरएनए बन रहा था तो उसे हम क्या बोल रहे थे, ट्रांसक्रिप्शन कह रहे थे। हम उसे क्या कह रहे थे, ट्रांसक्रिप्शन कह रहे थे। वैसे ही सेम एज इट इज अगर मैं ये बोलूं कि आरएनए से अगर डीएनए बनेगा तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। समझे? अरे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्लियर? अब अच्छा लगे, समझ में आ जाए ना तो जल्दी से थम्स अप ठोक देना, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई कि ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं। तो जैसे ही ना क्या होगा, अब हमने क्या कर लिया, हमने डीएनए से आरएनए बनाया, और यही आरएनए क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसलेशन होगा और प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवादन, होता है ना, ट्रांसलेट करना। मैंने कुछ इंग्लिश में बोल दिया और सामने वाला जो है उसने उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया।
बस ऐसे ही यहाँ से हमें जो सूचनाएं मिली उसी को ही हमने एक अलग से डिकोड करके अलग से भाषा में परिवर्तित कर दिया, उसे हमने क्या बोला, ट्रांसलेशन, और उसी से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। समझ गए, बहुत सिंपल सा था। ठीक है, देखो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ, चलिए देख लीजिएगा। सिंपल से शब्दों में आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि ये जो सेंट्रल डोग्मा है वो है क्या। सिंपल शब्दों में आप इतना कहेंगे कि डीएनए से जब प्रोटीन का निर्माण होता है उसे ही हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। डन। अब क्या होता है, डीएनए जो है इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन होगा, अनुलेखन होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन होती हैं, सूचनाएं होती हैं, तो इससे क्या बन जाएगा, आरएनए बनता है। और आरएनए में क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, जो इंफॉर्मेशन आई हैं उन्हीं को ही दूसरी भाषा में कन्वर्ट करके क्या बना देना, प्रोटीन बना देना। दूसरी भाषा मतलब ये आपको समझाने का तरीका है, तो ध्यान रखिएगा, इसे हम कहते हैं अनुवादन। क्लियर। तो पूछा जाता है कि जब एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा तो वो क्या है, अनुवादन। डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसे क्या कहा जाता है, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ये जो प्रोसीजर होता है ये होता है न्यूक्लियस के अंदर, और आपका आरएनए से जो प्रोटीन बनता है वो होता है साइटोप्लाज्म, या आप इसे कहेंगे कोशिका द्रव, क्योंकि हमने ये पहले भी बात करी थी, राइबोसोम कहाँ पर होते हैं, आपके कोशिका द्रव में होंगे, वहीं पर एमआरएनए उसके साथ क्या मिलकर क्या बनाएगा, प्रोटीन बना देगा। ठीक है, और डीएनए आपको कहाँ मिलते हैं, न्यूक्लियस में। तो इसी वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो कहाँ पर होगा, वो रहेगा केंद्रक के अंदर। आई थिंक इतनी बातें आपके अब क्लियर हैं। ओके नहीं तो आप फिर से इसको रिवर्स करके फिर से देख लीजिएगा। ओके ये कुछ बातें आप यहाँ ध्यान रखिएगा। हालांकि मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको बहुत आराम से सिंपल शब्दों में समझा पाऊँ। क्लियर। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, डीएनए, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है, आरएनए बनेगा यानी कि अनुलेखन होगा। यहाँ पे फिर मैं लिख देती हूँ ताकि आप जब बार बार इसको देखेंगे, फिर यहाँ पे एमआरएनए से अनुवादन होगा जिसे आप ट्रांसलेशन कहते हैं। फाइनली इससे क्या बन जाएगा, अमीनो एसिड्स, और जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलते हैं तो वही क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। वही क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड्स से मिलकर बनने वाला एक बहुलक है। ओके चलिए, तो आई थिंक ये इतनी बातें क्लियर हैं। क्लियर। तो अब देखो डीएनए से जब आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन, और वही जब डीएनए से हम आरएनए से जब डीएनए बनाएंगे तो उसे हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, हम इसको कहेंगे। और यही जब इससे प्रोटीन बनेगा तो इसे हम ट्रांसलेशन कहेंगे। प्रोटीन ले ट्रांसलेशन, प्रोटीन ले ट्रांसलेशन। समझ गए। इस तरीके से याद कर लीजिएगा कि जब प्रोटीन बनेगा तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ओके चलिए, अब यहाँ पर ना ये देखो, ये वाला प्रोसीजर किसके अंदर होगा, जिनमें डीएनए नहीं होता है। ऐसे वायरस जिनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं होगा, जिनके अंदर आनुवांशिक पदार्थ जो है, जिनके अंदर आनुवांशिक पदार्थ डीएनए नहीं होता है, उसमें ये प्रोसीजर होगा, क्योंकि उसके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा। तो पहले आरएनए से डीएनए बनाना पड़ेगा, फिर डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर आपका क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ओके चलिए, हाँ एक चीज़ भूल गए ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था आरटीपीसीआर जो टेस्ट होता था ना कोविड के अंदर, कौन सा टेस्ट होता था, आरटीपीसीआर। ठीक है, अब यहाँ पर आरटी का मतलब क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि कोविड के अंदर ना आरएनए जेनेटिक मटेरियल था। आरएनए इस वायरस के अंदर, कोरोना वायरस के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल था। तो पहले क्या होता था, आरएनए से डीएनए बनता था, उस प्रोसीजर को क्या कहा जाता था, आरटी। और पीसीआर का पॉलीमरेज रिएक्शन किया जाता था, उसकी संख्या में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करके फिर पता लगाया जाता था। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, ये भी इसी के ऊपर ही बेस्ड है। पहले उसमें भी क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता था। ओके चलिए, तो रेट्रोवायरस हमारे जितने भी हैं जिनमें आरएनए वायरस होता है, फॉर एग्जांपल एचआईवी, पोलियो, कोविड, इन सभी में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। और भी छोटी मोटी सी बातें हैं, जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में टैमिन और बाल्टीमोर ने बताया था, एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को हम लोग टैमिनिज्म भी कहते हैं। ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई थिंक अब आपका क्लियर हो गया होगा, ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हम किसे बोलते हैं, और ट्रांसलेशन किसे कहते हैं। ओके
अगर अच्छा लग रहा है ना तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, देखिएगा। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम समझते हैं क्या? क्रोमोसोम का मतलब होता है गुणसूत्र। क्या होता है? गुणसूत्र होते हैं। क्या मतलब होता है? गुणसूत्र। इसे हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिएगा, गुणसूत्र के बारे में ना डिस्कवर करने वाले कौन थे? हॉफमिंस्टर थे। इन्होंने ट्रेडकेंशिया, एक प्लांट है, इस पौधे के अंदर जो मेल गैमेट्स होते हैं, परागकण वगैरह होते हैं, उसके अंदर इन्होंने गुणसूत्रों का पता लगाया था। नॉर्मल ना जब आप किसी सेल के अंदर गुणसूत्र को देखने की कोशिश करेंगे, नहीं दिखेगा। वैसे तो हम सेल को ही नहीं देख सकते हैं नेक्ड आई से, क्योंकि बहुत छोटी है, तो हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं और उसके अंदर के जो ऑर्गन हैं उनको भी माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। परंतु गुणसूत्र एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाओगे, तो फिर हमें कैसे पता चला? आपको ध्यान रखना। और ये कब दिखते हैं? तो ये सिर्फ कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। आगे डिस्कस करेंगे। तो ये कब दिखाई देते हैं? सिर्फ कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। ये जो गुणसूत्र नाम है ना, ये नाम किसने दिया था? ये नाम दिया था वॉल्डेयर ने। ये जो गुणसूत्र नाम है, ये नाम किसने दिया था? ये दिया था वॉल्डेयर के द्वारा, ये नाम दिया गया था। डीएनए पर ही स्थित होते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हैं जो गुणसूत्र होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? तो जब हम यहाँ पर गुणसूत्रों की बात करते हैं तो गुणसूत्र कुछ और नहीं, गुणसूत्र जो आपके हैं ये आपके डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, एक प्रोटीन आता है जिसका नाम क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। इन दोनों से मिलकर ही आपका जो गुणसूत्र है ये बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है आपका गुणसूत्र, यानी कि क्रोमोसोम्स जिसे हम बोल रहे हैं। डीएनए क्या होता है? ये एसिडिक नेचर का होता है। डीएनए जो है ये एसिडिक नेचर का होता है, यानी कि अम्लीय प्रकृति का होता है, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कई बार ना ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया है, परंतु जो मैंने अभी आपको ये बताया ना हिस्टोन प्रोटीन, ये जो होता है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ये आपका बेसिक नेचर का होता है, यानी कि ये आपका क्षारीय प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है? बेसिक नेचर का होता है। कौन? हिस्टोन प्रोटीन। तो जब मैंने आपको दो टाइप की कोशिकाएं बताई थी, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन होता है ये होता है यूकैरियोटिक के अंदर। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जिनके अंदर सारे ऑर्गन बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं, उनके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें गुणसूत्र डीएनए और नॉर्मल प्रोटीन से मिलकर बना होता है। क्लियर? देखिएगा, अब हम थोड़ी सी बातें, ये वही बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर लीजिएगा। कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देंगे। अगर अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि गुणसूत्र आपको कैसे दिखाई देंगे, नॉर्मल नहीं दिखाई देंगे जब सेल डिवीजन होता है, ठीक है। प्रोफेज का एंड और मेटाफेज का जब स्टार्टिंग होता है उस कंडीशन में आपको गुणसूत्र दिखाई देते हैं। करवाऊंगी सब कुछ, कोशिका विभाजन वगैरह सारी चीज़ें करेंगे। गुणसूत्र हमेशा जोड़े में ही पाए जाते हैं, और जब हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो हमारे शरीर में 23 जोड़े होते हैं। कितने पेयर होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, या बोलेंगे 40 गुणसूत्र होते हैं। अब कैसे पता लगाना है गुणसूत्र? जब ये प्रोसीजर हो रहा होता है तो गुणसूत्र हमें दिखाई दें, उनका कलर दिखाई दे, तो उसके लिए ना हम एक स्टेनिंग यूज़ करते हैं जिसका नाम है एसीटोकार्मिन। एसीटोकार्मिन एक केमिकल है, अगर जैसे ही हम उस कोशिका पे जब विभाजन हो रहा होता है, जब हम उस पर डालेंगे तो आपको गुणसूत्र दिखाई देंगे। तो ध्यान रखिएगा, देखने के लिए हम एसीटोकार्मिन का इस्तेमाल करेंगे, और जिससे क्या होगा, गुणसूत्र आपको टूटता हुआ कोशिका विभाजन के समय आपको दिखाई देगा। ओके, चलिए। अब जैसे कि मैंने आपको ना यहाँ पे एक चीज़ बताई थी कि जो आपका गुणसूत्र है वो हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। ये आपका गुणसूत्र के अंदर ना ये जो आप लंबी से ऐसे चेन सी देख रहे हैं ना, ये इसके अंदर क्या है? ये जस्ट एक धागे नुमा संरचनाएं होती हैं जिसे क्रोमेटिन कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर होते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ऐसे से करके ना एक हिस्टोन का अष्टक होता है, ठीक है। हिस्टोन का एक अष्टक होता है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर
मतलब 8 हिस्टोन के ऐसे अणु जुड़े हुए होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसे बोला जाता है हिस्टोन अष्टक। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हिस्टोन अष्टक। और ऐसे ऐसे करके बहुत सारे हिस्टोन अष्टक मिले हुए होते हैं, और जब ये ऐसे, और इनके ऊपर क्या होता है, ये क्रोमेटिन, ये जो धागा होता है, ये इस प्रकार से एक इनको बांध के रखता है। तो जब ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है तो उसे बोला जाता है न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम, इन्हीं के अंदर ही क्या होता है, आपका डीएनए आपको देखने को मिलेगा। यानी आप ऐसे बोल सकते हैं, जो ये बहुत सारे न्यूक्लियोसोम है ना, ये जो आपस में बंधे हुए हैं, ये जो ऐसे धागे नुमा संरचना दिखाई दे रही है, ये कुछ और नहीं, ये डीएनए ही है। फिर से देखिएगा, मैंने आपको क्या बोला थोड़ी देर पहले कि जो गुणसूत्र हैं वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो ये जो आप ये पूरा आपका डीएनए गुणसूत्र है, गुणसूत्र के अंदर ना ऐसे ये धागे नुमा सी संरचनाएं होती हैं। इसको थोड़ा सा हम कलर चेंज करें। इस प्रकार से धागेनुमा सी संरचनाएं होती हैं। इस धागेनुमा संरचना को हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन कहते हैं। इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप कहते हैं क्रोमेटिन कहते हैं। अब इस क्रोमेटिन के अंदर क्या होता है, हिस्टोन के बहुत सारे अष्टक होते हैं। ऐसे करके हिस्टोन के बहुत सारे अष्टक होते हैं, और जब ये अष्टक आपस में मिलते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। इसे आप क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और न्यूक्लियोसोम जो आपस में ऐसे बंधे हुए होते हैं, तो ये आपस में डीएनए से बंधे हुए होते हैं। आप ये देख रहे हो ना, ये धागेनुमा सा, ये देखो, ये देखो, ये बंधा हुआ है, ये न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम है। ये इस प्रकार से जो आपको ये बंधा हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये आपका डीएनए है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, नहीं समझ में आ रहा है ना, तो बस इतना ध्यान रख लीजिएगा कि जो आपका गुणसूत्र है वो हिस्टोन और आपका डीएनए से मिलकर बना होता है। क्लियर? तो ये कुछ इस तरीके से अब आपको दिखाई दे रहा है क्या? हिस्टोन अष्टक कुछ इस प्रकार से होते हैं, और इस प्रकार से इनके ऊपर ये पूरा न्यूक्लियोसोम बन गया, और यहाँ पर आपका ये क्या है, डीएनए इसके ऊपर लिपटा हुआ है, और इसी से ही पूरा आपका गुणसूत्र बना हुआ होता है। ठीक है, देखिएगा, अब यहाँ पर गुणसूत्र की कुछ संरचना है। गुणसूत्र के ऊपर एक छोटी सी पतली सी एक आवरण होता है, जिसे हम पेलिकल कहते हैं। क्लियर? ये जो आधा गुणसूत्र होता है इसे आप अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड्स कहते हैं, और ये जो बीच वाला होता है इसे आप बोलते हैं सेंट्रोमियर। इसके अंदर आपका डीएनए है। बाकी ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं चल रही हूँ, क्योंकि जब हम आगे डिस्कस करेंगे ना आपका सेल डिवीजन वाला टॉपिक, उसमें ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। क्लियर? देखिएगा, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्रोमोसोम से रिलेटेड बहुत सारे ना प्रिंसिपल हैं। एक तो है लिंग निर्धारण वाला, क्योंकि हम जानते हैं गुणसूत्रों से ही क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है। लिंग यानी कि जेंडर, लड़का या लड़की यानी कि मेल और फीमेल। क्लियर? तो ये हम जानते हैं, ये जो सिद्धांत है वो दिया था मैकलंग ने, कि जो लिंग का निर्धारण है वो कैसे होता है, ये बताने वाले कौन थे? मैकलंग थे। नाम आपको याद रखना है। और दूसरा है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, कि किस प्रकार से गुणसूत्र में डिवीजन होगा और गुणसूत्र आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो ये क्योंकि उसी के अंदर ही तो क्या है, डीएनए और जीन्स हैं, तो वो तो जाएंगे ही जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि पेरेंट के लक्षण बच्चों में जाते हैं। इस प्रकार से एक हेरिटेंस ये चलता रहता है, वंशागति जो चलती रहती है। तो ये जो सिद्धांत दिया था वॉल्टन सटन और थियोडोर बावेरी के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। ये दोनों ही सिद्धांत किस किसने दिए थे, ये आपको याद रखना है। अभी हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो है लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत, कि हमारे बॉडी के अंदर लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, बट मैं इसको एक आपको ब्लैंक स्लाइड पे समझाती हूँ कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में गुणसूत्र कितने होते हैं। तो गुणसूत्र होते हैं आपके 46 होते हैं, या आप कहेंगे 23 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं? 46, या होते हैं 23 पेयर होते हैं। तो यहाँ पर दो जने हैं, मेल और फीमेल, उसी से ही क्या होंगे, बच्चे होंगे। तो ध्यान रखिएगा, मेल और फीमेल में कुछ गुणसूत्र होते हैं, दोनों में 23 पेयर, 40 गुणसूत्र इनके पास और 40 गुणसूत्र इनके पास। अब यहाँ पर जो 22 पेयर होते हैं, जो 22 पेयर होते हैं या जो 44 गुणसूत्र होते हैं, वो दोनों में ही समान होते हैं। यहाँ पर भी जो आपके 44 लिखे ना हम, ज़्यादा सही रहेगा।
ठीक है, देखिएगा यहाँ पर जो 44 गुणसूत्र होते हैं ये दोनों में ही समान होते हैं। इसे आप लोग बोलते हैं ऑटोसोम कहते हैं। इसे आप क्या बोलते हैं? इसे आप कहते हैं ऑटोसोम, यानी कि आप इसे कहेंगे कायिक गुणसूत्र। इससे आपकी काया का निर्माण होता है। आपकी आंख, नाक, कान, पैर, मुंह वगैरह, आपकी काया जो शरीर है उसका निर्माण 44 ये जो गुणसूत्र हैं जो कि आपके ऑटोसोम है इससे होगा। और एक पेयर ऐसा होता है जो अलग होता है। पुरुष में होता है XY और महिला में होता है XX। तो ये वाला जो पेयर है इसे हम कहते हैं एलोसोम। इसे आप लोग क्या बोलते हैं? इसे आप कहते हैं एलोसोम बोलते हैं, यानी कि आप इसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं या आप इसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। क्लियर? ठीक है, इसे आप क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पुरुष में तो क्या है? XY है, तो आप इसे क्या बोलेंगे? इसके जो युग्मक है वो X और Y बनेगा। तो ये कैसा हुआ? ये है आपका हेटेरोगैमिक। मैं इसको थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ से इसका क्या बनेगा? X और Y, क्योंकि 44 तो सेम ही रहेंगे। यहाँ से आपके जो युग्मक बनेंगे वो बनेंगे XX। तो यहाँ पर अलग अलग युग्मक बन रहे हैं, तो ये है विषम युग्मक। और वहाँ पर आपके सेम समान युग्मक बन रहे हैं, तो ये है आपका सम युग्मक, ठीक है, होमोगैमिक। और ये है आपका हेटेरोगैमिक। क्लियर? अब यहाँ पर जब यहाँ आप क्रॉस करवाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ से अगर पुरुष का X जाता है महिला के X से मिलेगा तो यहाँ पर XX आएगा, और यही जब आपका X महिला के X से मिलेगा तो XX, क्योंकि महिला के पास तो दोनों ही सेम है। और ऐसे ही जब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिएगा Y की जब बात करेंगे तो XY बनेगा, और इधर भी जब बात करेंगे तो XY बनेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या? यहाँ पे आपने देखा कि ये जो Y है, ये वाले जो गुणसूत्र हैं वो किसके हैं? महिला के हैं। तो जब भी ऐसा पेयर बनेगा इसका मतलब कि क्या होगी? लड़की होगी, क्योंकि महिला में जो लिंग गुणसूत्र है वो है सेम, यानी कि XX है। और जब हम बात करते हैं अगर किसी में गुणसूत्र XY जा रहे हैं, यानी कि हमने देखा कि XY तो किसका है? पुरुष का है। तो यहाँ पर जो होगा बच्चा होगा वो कैसा होगा? बॉय होगा, क्योंकि उसके अंदर जो क्रोमोसोम जाएंगे वो है XY। क्लियर? इतनी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और हमेशा गुणसूत्र जोड़े में ही जाने चाहिए। अगर कम या ज़्यादा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, डिजीज़ हो जाती है, बीमारियाँ हो जाती हैं, जिसे आनुवांशिक बीमारी हम आनुवांशिक बीमारी के नाम से हम जानते हैं। जैसे क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम जो आपने देखा है, किन्नर वगैरह होते हैं उनके अंदर क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम होता है, ठीक है। वो उनके अंदर जस्ट उनकी मर्जी से नहीं हुआ है, वो उनके अंदर एक जेनेटिक डिजीज़ है। क्लियर? उसके अलावा जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, पटाऊ सिंड्रोम है, तो ये जो सिंड्रोम है ये सब इसी की वजह से होते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे थोड़ी सी बातें देखिएगा। अब यहाँ पे लिंग का जो निर्धारण है वो हमेशा विषम युग्मकी सदस्य से होता है, यानी कि एक ऐसा सदस्य जो कैसा है? हेटेरोगैमेटिक है, यानी कि जिसके अंदर गुणसूत्र कैसे हैं? अलग अलग होंगे। युग्मक जहाँ अलग अलग बनेंगे उसे आप बोलेंगे हेटेरोगैमेट, और जहाँ पर युग्मक सेम बनेंगे, गैमेट सेम बनते हैं XX, उसे आप बोलते हैं होमोगैमेटिक कहेंगे। तो यहाँ पर लिंग का निर्धारण हमेशा कौन करेगा? लिंग का निर्धारण हमेशा विषम युग्मकी ही करेगा, ठीक है। कौन करेगा? जो आपके हेटेरोगैमेटिक है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा ही लिंग का निर्धारण होगा। ऐसे ही जब हम लोग बात करते हैं ना पक्षियों और सरीसृपों में, अब देखो हमारे ह्यूमन के अंदर जब बात करते हैं तो ह्यूमन में वो कौन है? ह्यूमन के अंदर वो है मेल। तो इसी वजह से ह्यूमंस के अंदर, मनुष्य के अंदर लिंग का निर्धारण करने का काम किसका है? आदमी का है, नर का है, मेल का है। क्लियर? अब यहाँ पे ऐसे ही जब आप एवीज देखते हैं, जब आप रेप्टाइल्स देखेंगे, जब आप एवीज देखोगे या फिर जब आप रेप्टाइल्स देखोगे तो इनके अंदर, नर के अंदर तो होता है ZZ, यानी कि ये आपके होमोगैमेटिक हैं, और मादा के अंदर होता है ZW। तो मैंने क्या बोला? जो विषम युग्मकी है, जो आपके हेटेरोगैमेटिक हैं, वो लिंग का निर्धारण करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए पक्षियों और जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके अंदर लिंग का निर्धारण कौन करेगा? तो उनके अंदर जो महिला है, मादा जो होगी, वो लिंग का निर्धारण करेगी।
क्लियर? तो ये बातें आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारा ये वाला जो क्रोमोसोम वाला टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। क्रोमोसोम्स के कम या ज़्यादा जाने से आगे पेरेंट्स से बच्चों में जाने से कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती हैं उसके बारे में हम लोग जब डिजीज़ वाला टॉपिक होगा वहीं पर हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे स्टडी से रिलेटेड जो भी आपकी जॉब से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज है उनके सारे अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, वो बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ। तो इसी तरीके से इसी वजह से आपको ये सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट अनदर सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।